बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है फाइनेंस का एरिया अब आप थोड़ा सा ट्रैक पर आना शुरू हो गए होंगे। और अभी तक फाइनेंस का वो जो एरिया, जो खौफ है फाइनेंस का बच्चों के दिलों में, अब ग्रेजुअली इंशाल्लाह वो रिमूव होना शुरू होगा। आपने देखा, हमने फाइनेंस का बेसिक टॉपिक शुरू किया तो हमने एक बड़ी अहम बात की जो शायद आपके, क्योंकि आप जाहिर है बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट नहीं थे, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये लफ्ज़ पहली मर्तबा मेरे साथ सुना हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी का, रिस्क का। एज ए सब्जेक्ट इसने पहली दफ़ा सुना होगा आपने। लफ्ज़ रिस्क तो हम जिंदगी में वैसे भी बोलते हैं ना, वो उस रिस्क की बात फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे। फिर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडरस्टैंड किया। आपने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये पैसे का किराया है जो हम पे कर रहे हैं। पैसे का किराया है, जैसे मकान का किराया पे करते हैं, गाड़ी का रेंट पे करते हैं, जनरेटर कोई घर में फंक्शन हो उसका रेंट पे करते हैं, कोई भी और चीज़ जिसका आप रेंट पे करते हैं, तो ये भी एक रेंट है जो आप पे कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आगे चले, कैलकुलेशन कैसे होगी, रेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, जिसको हमने कहा I इज इक्वल टू PRN। ये रेंट की कैलकुलेशन हो रही थी। अच्छा, जब हमने किसी से लोन लिया है तो रेंट भी वापस करना है, पैसे भी वापस करने हैं और उसका किराया भी वापस करना है। जैसे आप जब किसी का मकान किराए पर लेते हैं और हम फर्ज कर ले कि मंथली रेंट नहीं देना, रेंट हमने एक दफा देना है जब मकान खाली करेंगे, तो हमने मकान भी वापस करना है और इस पूरे अरसे का किराया भी देना है। दोनों काम होंगे ना। इसी तरह जब आपने किसी से लोन लिया और जो लोन की शराइत हैं, जो टर्म्स हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट पर बुनियाद कर रही हैं, तो आपने इस लोन की अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के बाद वापस करना है। एक फिक्स पीरियड के बाद आपने अमाउंट लौटानी है। मतलब आपने 5 ईयर्स के लिए लोन लिया, तो 5 ईयर के बाद मैंने जितनी अमाउंट लोन की ली है ये मैंने रिटर्न करनी है। जब मैंने ये रिटर्न करनी है और जो मैंने अमाउंट लोन की लिया उसे हम प्रिंसिपल कह रहे थे, प्रिंसिपल रिटर्न करना है, प्लस 5 ईयर का रेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लौटानी है, वापस करने हैं उसको ये पैसे भी। इन दोनों को, प्रिंसिपल प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ऐड करके हम क्या कह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू। बाद जगह खाली अमाउंट का लफ्ज भी यूज कर देते हैं, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा जी, तो हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े। रेंट कैसे निकलता है? PRN। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है? फ्यूचर वैल्यू मींस प्रिंसिपल प्लस रेंट। 2 फॉर्मूलाज पढ़े। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बातें शुरू की। एक हमने इन दोनों बेसिक क्वेश्चंस की जो फॉर्मूलाज थे हमारे पास, लाइक इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN। एक तो हमने इन 2 फॉर्मूलाज की बेसिक्स को समझा और हमने कहा कि देयर आर 4 डिफरेंट वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन, यानी 4 तरह के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है ना? 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। एक तो हमने उसको एड्रेस किया। फिर हमने कहा थोड़ा सा आगे चले, ये तो इसको हम कह रहे हैं पहली टाइप का क्वेश्चन, जिसमें इसके 4 वेरिएंट, इसके 4 वेरिएंट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर हम थोड़ा सा आगे चले, हमने कहा कि एक क्वेश्चन आएगा जिसकी पहचान क्या होगी? देयर आर 2 इन्वेस्टमेंट। वो अकबर वाला क्वेश्चन, अंजर वाला क्वेश्चन, जहां से एक इक्वेशन ड्रॉ हो रही थी, एक इक्वेशन ड्रॉ हो रही थी और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसकी मदद से कुछ वैल्यूज निकाल रहे थे। अब जाहिर है हम ये सारा काम कर चुके हैं तो उसमें इतनी तफसील में जाने की दोबारा जरूरत। फिर हमने सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का जिक्र किया, ठीक है, जिसमें अमाउंट्स रिलेटिव टर्म्स में आना शुरू। फिर हमने थर्ड टाइप का जिक्र किया जिसमें
एक इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट नहीं, वन इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यूज दो डिफरेंट जगहों पर दी हुई है। ईयर 5 में पहुंचकर इतनी हो गई, 8 में पहुंचकर इतनी हो गई। यहां डिफरेंट कैलकुलेशन आ रही। कल का लेक्चर हमारा सारा इसमें था। आज आखिरी टाइप को हम देखते हैं। वैसे तो छोटी छोटी टाइप्स आती जाएंगी, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ। तो लेकिन आज मेन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का काम कंप्लीट होने जा रहा है अब से थोड़ी सी देर के बाद, फिर हम दूसरे उसके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो क्या हुआ जी, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अगर हम आए तो फोर्थ टाइप कह देते हैं इसको, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, एग्जामिनर हमें एक अमाउंट बताता है, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टोटल अमाउंट बता देता है। एक शख्स ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, फिर कहता है इसमें से कुछ पैसे हमने एक जगह इन्वेस्ट किए हैं और कुछ पैसे हमने दूसरी जगह इन्वेस्ट किए। यानी एक टोटल अमाउंट है मेरे पास जो मैंने इन्वेस्ट करनी है, लाइक 50,000 मेरे पास एक अमाउंट है, इसमें से कुछ पैसे मैंने एक बैंक में इन्वेस्ट करने हैं और कुछ पैसे दूसरे बैंक में इन्वेस्ट करने हैं। अब जरा देखिए, मैं ट्रिकी होकर बोलने लगा हूं। मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला, कुछ पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसे दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। मैं इस सेंटेंस को रीफ्रेज करने लगा। मेरे पास 50,000 रुपीज थे, मैंने कुछ पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, बाकी के पैसे दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। थोड़ा फर्क आ गया मेरी स्टेटमेंट में। कुछ पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, बाकी के पैसे दूसरे बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। पहले मैं कह रहा था कुछ पैसे एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसे दूसरे में इन्वेस्ट कर दिए, कर सारे दिए, 50,000 दो जगह पर इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन बात के करने में थोड़ा फर्क है। एक्चुअली जब हम अननोन वेरिएबल्स ढूंढ रहे होते हैं ना अलजेब्रा के अंदर, तो जो की टू सक्सेस होता है ना उस क्वेश्चन का, वो ये होता है कि आपको पता चले क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है, इस डेटा से मैं कितनी इक्वेशन बना सकता हूं। पता चले गिवन डेटा से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो फिर अगर एक इक्वेशन में आपने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, तो क्लास 6-7 में आपने बात पढ़ी हुई है कि फिर ये वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकेंगे। If you have two variables, you must have at least two equations. If you have three variables, you must have three equations at least. देखिए जरा मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास एक टोटल इन्वेस्टमेंट है, वही जो मैं अभी फिगर बोल रहा था आपके साथ, लाइक 50,000। मैंने इनमें से इसमें से कुछ हिस्सा, एक अमाउंट किसी एक जगह, लाइक मैंने एमसीबी बैंक में इन्वेस्ट कर दी। कितनी अमाउंट? मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स अमाउंट मैंने यहां इन्वेस्ट कर दी, और जो बाकी के पैसे हैं वो मैंने दूसरे बैंक लाइक बीओपी में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन मैंने लिखा कैसे, तवज्जो रखें, मैंने अपनी अलजेब्रिक इक्वेशन को बनाना कैसे सोचा। मैं ऐसे भी सोच सकता था, मैं आपको पहले गलत तरीके से सोच कर दिखाता हूं। मैंने कहा यार, मैंने जो एमसीबी बैंक में अमाउंट इन्वेस्ट की है ना, लेट इट इज एक्स, और जो बीओपी बैंक में इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स अज्यूम इट इज वाई। I have introduced two variables in my questions. अब जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए क्वेश्चन का डाटा अगर तो ऐसा है कि मैं वहां से दो इक्वेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूं, ओके, मेरी सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, मैंने ठीक सोचा है। लेकिन अगर क्वेश्चन का डाटा ऐसा है कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने बनानी है वो एक बन रही है, तो फिर एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो सॉल्व नहीं हो सकते। क्या करूं फिर मैं वापस आ जाऊं उसी सोच पर। किस पर? कि आप चीजों को
रिलेटिव टर्म में सोच लें, आप चीजों को रिलेटिव टर्म में सोच लें और देखें कि क्या बात हो रही है। मसलन रिलेटिव टर्म से क्या मुराद हुई? देखिए मैंने एक अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स और वाई की सोच से बाहर आ गया। मैंने कहा लेट्स अज्यूम जो मैंने बैंक एमसीबी में इन्वेस्ट किया है वो एक्स अमाउंट है, और जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब में इन्वेस्ट की है वो टोटल अमाउंट माइनस एक्स है। बाकी के कुछ पैसे इधर कुछ पैसे उधर नहीं, अब मैं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ पैसे इधर बाकी के, यानी अमाउंट माइनस एक्स का क्या मतलब पता है? बाकी अमाउंट, बाकी के पैसे इधर। अब ये नहीं मैं कह रहा कुछ इधर और कुछ उधर, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैंने क्या किया, बाकी के कॉन्सेप्ट, वो बाकी का वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि बाकी के पैसे उधर आ गए। क्लियर होगी बात जी? उमैर को भी बुलाएं यार जरा। अच्छा जी, बाकी के पैसे उधर, तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। इसी तरह अगर मैं ये कह रहा हूं एमसीबी में मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दी और बैंक ऑफ पंजाब में मैंने वाई नहीं बल्कि टोटल अमाउंट माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल मुझे गिवन होगा इस क्वेश्चन में। तो अब मैंने क्या किया, बाकी की अमाउंट इधर, कुछ पैसे इधर, बाकी के पैसे इधर। बेनिफिट क्या हुआ, मेरा जो अननोन वेरिएबल है वो एक ही आया, इधर भी एक्स आया और इधर भी एक्स आया। जब एक अननोन वेरिएबल आएगा तो क्या होगा, मेरे लिए एक इक्वेशन इस्टेब्लिश हो गई, तो एक अननोन वेरिएबल तो एक इक्वेशन से मालूम हो जाएगा जी। तो हमने क्या किया जनाब, हमने अपनी जो सोच है उसको उस एंगल पर ले गए कि क्योंकि डेटा हमें नजर आ रहा है कि एग्जामिनर ने जो हमें डेटा दिया है उसमें हम एक इक्वेशन इस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो हमने क्या किया, अननोन वेरिएबल भी एक इंट्रोड्यूस कर दिया और इन फिगर्स को रिलेटिव टर्म में ले गए। चलें अब बात को थोड़ा आसान कर देते हैं, आ जाते हैं जी एक अदद क्वेश्चन के ऊपर। आपने क्वेश्चन पर रहना है। हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है, वहीं से मैंने यहां लिया। A total of rupees 14,000 is invested for a year. एक साल के लिए 14,000 इन्वेस्ट किया गया। तो 14,000 क्या हुआ फिर, बोलिए, प्रिंसिपल। ओके, कितने अरसे के लिए, एन कितना हुआ, 1, एक साल के लिए। पार्ट एट 5% एंड द रेस्ट एट 6%। एक हिस्सा 5% पर एक बैंक में, दूसरा हिस्सा 6% पर शायद दूसरे बैंक में। लेकिन हम दूसरा हिस्सा नहीं बोल रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, हमने अभी क्या लर्न किया, एक हिस्सा 5% पर, बाकी का 6% पर। असल में यही इसमें सबसे मेन क्लू है आपका, बाकी का मतलब है 14,000 माइनस एक्स। ठीक है ना? देखिए जरा, हमने सोचा टोटल अमाउंट कितनी गिवन है जी, टोटल अमाउंट 14,000। हमने एक्स अमाउंट 5% पर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, एक्स, और 6% पर कितनी अमाउंट की, 14,000 माइनस एक्स। बस दैट्स इट। अब क्या हुआ, इफ रुपीज 740 इज द टोटल इंटरेस्ट, अमाउंट्स इन्वेस्टेड एट 5% एंड 6% आर। वो कह रहे हैं अगर एक साल में हमने 740 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया है तो बताइए कितने पैसे 5% पर इन्वेस्ट किए थे और कितने पैसे 6% पर इन्वेस्ट किए थे। जरा तवज्जो करें,
इक्वेशन कितनी बनती नजर आ रही है आपको क्वेश्चन में? दो इन्वेस्टमेंट, दोनों के इंटरेस्ट का सम 740, एक इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट 1 एक बैंक में एक जगह पर, इन्वेस्टमेंट 2 दूसरी जगह पर, दोनों का इंटरेस्ट 740। इसका मतलब है क्या लिखूं? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 740। ये पहली फिगर है PRN। P कितना है, कितने अमाउंट है यहां पर? X इंटू R 5%, N 1 क्योंकि एक साल ही की इन्वेस्टमेंट है, प्लस P 14,000 माइनस X R 6%, N 1 इज इक्वल टू 740। बात क्लियर हुई है? इज इक्वल टू 740। बस किसने करना है बाकी का काम? बाकी का काम तो आपके कैलकुलेटर ने करना है, आपने तो कुछ नहीं करना। बस जस्ट कैलकुलेटर में आपको इक्वेशन लिखनी आती है, बस इक्वेशन लिख दीजिए। x इंटू 0.05 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस ब्रैकेट शुरू 14,000 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.06 इज इक्वल टू 740। शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो आंसर आ गया 10,000। x क्या आ गया? यहां से कैलकुलेटर जो मुझे आंसर दे रहा है क्या दे रहा है? x इज इक्वल टू 10,000। क्या मतलब हुआ? x क्या था, जरा तवज्जो करें। x क्या था? जो मैंने 5% पर इन्वेस्ट किया था। इसका मतलब है इसका आंसर आ गया 10,000। तो फिर ये कितना है? 14,000 माइनस 10,000, 4,000। दोनों को ऐड करें तो वही अमाउंट आ गई जो टोटल क्वेश्चन में गिवन भी थी। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एग्जामिनर इस तरह की कोई बात आपसे कर सकता है। गलती वहां हो जाएगी जहां कोई बच्चा ऐसे अज्यूम कर लेगा, जरा तवज्जो करें, ऐसे अज्यूम कर लेगा कि जी 5% पर जो इन्वेस्ट किया वो x है और 6% पर जो इन्वेस्ट किया वो y है। दो अननोन आ जाएंगे, तो दो अननोन फिर हम एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम राइज हो जाएगी। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें टोटल अमाउंट गिवन हो और फिर कहा जाए उस अमाउंट का एक हिस्सा किसी एक जगह इन्वेस्ट हुआ, दूसरा हिस्सा किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट हुआ, अरसा जितना मर्जी हो, यहां 1 ईयर था, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फर्दर इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन टाइप को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे ज्यादा मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है कि क्या ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा जी, आगे आते हैं। A total of rupees 50,000 is invested for 5 years। इसको लिख लीजिएगा, ये नोट्स में भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने प्रैक्टिस के लिए यहां एक्स्ट्रा बना दिया। A total of rupees 50,000 is invested for 5 years, part at 5% and rest at 8%। 50,000 रुपीज थे आपके पास, उसका एक हिस्सा आपने 5% पर इन्वेस्ट कर दिया और बाकी का 8% पर इन्वेस्ट कर दिया। कितने अरसे के लिए? 5 इयर्स के लिए। इफ रुपीज 15,500 इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 5 इयर्स, वो कहते हैं अगर 5 सालों में 15,500 इंटरेस्ट कमाया है तो बताइए कितने पैसे 5% पर इन्वेस्ट किए थे और कितने पैसे 8% पर इन्वेस्ट किए थे। उसी तरह की टोटल कितना गिवन है? टोटल कितना गिवन है आपको? $50,000। एन कितना गिवन है? 5 इयर्स। 5% पर कितनी अमाउंट है? एक्स।
8% पर कितनी अमाउंट है? 50,000 माइनस एक्स। और सवाल में जो लॉजिक आ रही है वो क्या आ रही है कि इन्वेस्टमेंट 1 का इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट 2 का इंटरेस्ट 15,500। PRN, P is X, R is 5%, N is 5, plus P is 50,000 minus X, R is 8%. 8% means 0.08. N is 5 is equal to 15,500. क्लियर होगी बात? ओके, क्या करना है अब आपने? जी आपने कुछ नहीं करना है, वो अब सब कुछ कैलकुलेटर ने करना है। वो कोई एक शख्स था ना, अपने किसी दोस्तों को बतला रहा था कि मैं जंगल में जा रहा था और एक जनाब ये हो गया, जरा गप्पे मारने वाला दोस्त। तो उसने कहा जी आगे से चीता आ गया, और फिर उसने कहा जी उस्ताद जी आपने क्या किया? उसने कहा जी फिर मैंने क्या करना था, जो करना था चीता ने करना था। तो भाई अब आपने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है कैलकुलेटर ने करना। आप इक्वेशन पुट कर दीजिए, अल्फा एक्स इंटू 0.05 इंटू 5 प्लस ब्रैकेट शुरू 50,000 माइनस अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 15,500. Shift, solve, equal. So x is 30,000. कैलकुलेटर आंसर दे रहा है x is equal to 30,000. क्या मतलब हुआ? 5% पर जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हैं? 30,000. ये 30,000 है, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। तो ये कितना हुआ? 50,000 माइनस 30,000, 20,000। दोनों का सम लगाएं तो 50,000 आ गया। आंसर कुछ टैली होता है, यहां से भी नजर आ रहा है। किसी बच्चे को भी ऐसे कोई कंफ्यूजन हो, वो कहे सर कैसे पता चला आंसर ठीक? हम इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, जरा तवज्जो कीजिए। 30,000 5% पर 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। 20,000 8% पर इन्वेस्ट करके 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, दोनों को ऐड करें, ये 15,500 आ जाएगा। बात समझ रहे मेरी? ये 15,500 आ जाएगा। आपने देखा, जब हमें एक टाइप समझ आ जाए और हम अपने कॉन्सेप्ट को उसके मुताबिक अलाइन कर लें, उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लें, अपने कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर लें, फिर हमें क्वेश्चन तंग नहीं करते हैं। ठीक है ना? फिर आपको क्वेश्चन तंग नहीं कर रहा होगा, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर अलाइन हो चुके होंगे और उसी के मुताबिक क्वेश्चन आ रहा होगा बड़े आराम से, जिसे हम कहते हैं आंखें बंद करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एहतियातन आपने आंखें खुली रखनी है, बंद नहीं कर लेनी मेरे कहने पर। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। इसी में अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत अब इस सवाल को कहीं छेड़ना शुरू करे, थोड़ा सा इसको कहीं इसके अंदर एडजस्टमेंट डाले तो क्या होगा? नाउ जी, अ मैन इन्वेस्ट ₹16,500 इन 2 काइंड्स ऑफ ट्रेजरी नोट्स। अच्छा, जब इस तरह के कोई आ जाए ना टर्मिनोलॉजी, आपने इससे परेशान नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि घबराना नहीं है का लफ्ज तो आजकल जरा बैन हो गया ना, बंदा अच्छा नहीं लगता बोलता हुआ। अच्छा जी, तो ट्रेजरी नोट्स, ये बस आपने इसको पढ़ते हुए गुजर जाना है, ठीक है ना? ये फाइनेंस की लैंग्वेज है, कहीं बॉन्ड का लफ्ज आ जाए, कहीं स्टॉक का लफ्ज आ जाए, हम एंड में जाकर इनको एक दफ़ा डिफाइन भी कर देंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस आप समझें कि 2 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी नोट्स में काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक ए बैंक बी, आप ऐसे अभी रॉ शक्ल में आप सोचें।
which yields 7.5% and 6% annually. After 2 years, he earned 2,442 in interest. How much does he invest at 6%? अब उसने सिर्फ एक ही मांगा है, 6% का मांगा है. ओके, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं. टोटल अमाउंट कितनी है? 16,500. एन कितना है? 2 years. एन कितना है? 2 years. इक्वेशन क्या बनती नजर आती है? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 2,442. अज्यूम कर लें 7.5% पर एक्स अमाउंट है, तो 6% पर 16,500 माइनस एक्स. अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप दूसरे को भी अज्यूम कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है. तो वो इधर माइनस आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए. इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे आसानी से. ओके, आगे चलते हैं जी. नाउ a person invested rupees 25,200 in 2 accounts which pay 5% and 10% interest annually. The amount invested at okay, एक अच्छा सवाल आ गया. एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल किया. अब देखना, एग्जामिनर ने एक जाल लगाया आपके लिए. ये क्रिकेट मैच की तरह है ना, कभी बॉलर अच्छी बॉल कराता है, बैट्समैन बीट हो जाता है. कभी बॉलर अपनी तरफ से अच्छी बॉल कराता है, लेकिन बैट्समैन उठाकर छिक्का लगा देता है. ये आप पे डिपेंड करता है. लेकिन एग्जामिनर ने एक अच्छा बात इसके अंदर डालने की कोशिश की. वो कहता है जी, अ पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज 25,200 इन 2 अकाउंट्स विच पे 5% एंड 10% इंटरेस्ट एनुअली. द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% रेट इज 110% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% रेट. एक एडिशनल सेंटेंस आ गया जो क्या कर रहा है? दो अमाउंट्स की रेशो बयान कर रहा है. एग्जामिनर आपको डी ट्रैक कर रहा है. एग्जामिनर आपको डी ट्रैक कर रहा है. तो जो आपने टेक्निक लड़ाई हुई ना, एक हिस्सा इधर बाकी का उधर, आपका ध्यान वहां से हट जाए. ओके, अभी देखते हैं इसको जरा, इस सवाल को जरा तवज्जो करने. आफ्टर 3 years he earns 5,760 in interest. How much did he invest? n कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितनी आ गई जी? जरा पहले हम तवज्जो से इसी तरह चलते हैं. टोटल अमाउंट कितनी आ गई जी? टोटल इन्वेस्टमेंट 25,200. n कितना आ गया? 3 years. पांच % पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? x. 10% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 25,200 माइनस x. तवज्जो करें, मैं अपने मसलक से हटा नहीं, ये वो रिलीजियस मसलक की बात नहीं, मैं अपने मसलक से हटा नहीं. मैंने यही सीखा था कि एक हिस्सा एक जगह तो बाकी का दूसरी जगह. मैंने क्या किया, एग्जामिनर ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ये जो सेंटेंस डाला है, ये इसको मैंने अंडरलाइन किया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया टोटली. चलो खत्म, मैंने इसको यूज ही नहीं किया. बात समझ रहे मेरी? मैंने इसको यूज ही नहीं किया और अपने काम को जारी रखा. इक्वेशन क्या है? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 5,760. तवज्जो रखनी है आपने बेटा. PRN PX इंटू R 5% इंटू N 3 प्लस P 25,200 माइनस X, ये P आ गया, इंटू R 10% इंटू N 3 इज इक्वल टू
5,760 अपने मौकफ पर कायम रहे। क्या किया? अपने मौकफ पर डटे रहे। बाद दफा अपने मौकफ पर डटना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप गलती पर हो तो अपने मौकफ को छोड़ देना चाहिए भाई। कहीं से कोई अच्छी बात मिले, कहीं से कोई अच्छी नेकी मिले, तो भाई अगर आपका मौकफ गलत है तो उसको छोड़ देना चाहिए ना। बहुत से लोगों का ख्याल था कोरोना वरोना कोई चीज नहीं है, ये यहूदियों की साजिश है, ये फलां है, ये हालात बता रहे हैं आपको कि कोरोना है कि नहीं। क्या करें? डटे रहे अपनी गलती पर। भाई अगर पहले एहतियात नहीं कर रहे थे तो अब एहतियात कर ले। जिसको लगता है ना कि नहीं 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 ये तो कोई कोरोना शुरोना नहीं है, ओके, वो वॉलंटियर करे, नजर आए, मेरे साथ आए, हम एक फोर्स बनाते हैं वॉलंटियर्स की। ये बड़े नेक लोग हैं जो समझते हैं कि कोरोना शुरोना नहीं है, इनकी ड्यूटी लगाएं कोरोना वार्ड में, ये जाके वहां जरा खिदमत से अंजाम दें, क्योंकि इन्हें तो पता है कोरोना शुरोना है नहीं। इन्हें इंसानियत की खिदमत के लिए फ्रंट लाइन पर आना चाहिए सारे लोगों को। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर पहले ये मौकफ आपका था भी तो अब हालात आपको बता रहे हैं कि यार नहीं ये मौकफ गलत था, ये मिसगाइड कर रहे थे लोग हमें, तो भाई एहतियात कर लें। हुकूमतें क्या कर रही हैं ये कोई तनकीद नहीं है, सियासत तो नहीं हम कर रहे। कोई शख्स आपको एहतियात करने से नहीं रोक रहा। ये एहतियात आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आप कीजिए इसको। तो मौकफ पर डट जाना हमेशा कमाल नहीं होता। अगर आपका मौकफ गलत है, आपके पास सच अया हो गया है, तो मौकफ से पीछे हटना अक्लमंदी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आप अपने मौकफ पर कायम भी हो जाते। तो हम फिलहाल अपने मौकफ पर कायम हो गए, ओके, वापिस आते हैं। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो करना है कैलकुलेटर ने करना। ओके जी, डालिए जी कैलकुलेटर में इस डेटा को। x इंटू 0.05 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 25,200 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.01 इंटू 3 is equal to 5,760. शिफ्ट सॉल्व इक्वल। ठीक हो गई बात? ओके, ओके, क्या आंसर आ गया जी? 41,000। देखिए जरा, मैंने ठीक फीड किया? दोबारा देखते हैं, मैंने लग रहा है कोई फीड करने में कहीं एरर हो गया। x इंटू 0.05 इंटू 3 प्लस 25,200 माइनस अल्फा x ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.1 इंटू 3 is equal to 5,760. Shift solve equal. X is 12,000. X is 12,000. X का क्या मतलब है? जो 5% पर हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी है? 12,000। टोटल कितनी थी? टोटल कितनी थी? 25,200 माइनस 12,000। तो जो 10% पे की है वो कितनी है? 13,200। बात समझ आ गई ना? दोनों को सम करें तो ये आ गया 25,200। हम अपने पहली स्ट्रेटजी के मुताबिक ही हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने तो बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना होता है ना। अल्लाह ना करे कि बुरे हालात हों,
बट हमें तैयार रहना होता है। जब आप इंटरनेशनली की किसी भी चले उससे ट्रेवल कर रहे होते हैं, बाई एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? इंसान बैठता ही है तो कहते हैं ना अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें नहीं की जाती, बल्कि सफर की दुआ लगाने के बाद फौरन बताया जाता है कि खुदा ना खास्ता हंगामी हालात में आपने क्या करना, आप अपनी लाइफ जैकेट चेक कर लीजिए है कि नहीं है। आपको प्रिपेयर किया जाता है फॉर वर्स्ट सिनेरियो एज वेल। तो अभी हम भी क्या करने लगे, फॉर वर्स्ट सिनेरियो आपको प्रिपेयर भी करें। लेट्स अज्यूम ये सवाल तो हल हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, ओके हम मुतमईन हो गए, लेकिन एग्जामिनर ने इस सवाल में ये काम किया नहीं है। लेकिन जब उसने ये डेटा दिया जिसको मैंने अंडरलाइन किया था सेकंड पैराग्राफ को, जब उसने ये डेटा दिया तो वो एक गेम खेल सकता था हमारे साथ, जो उसने खेली नहीं है अभी। वो क्या करता, जहां से सवाल शुरू हो रहा है ना, जरा वापस आइए। अ पर्सन इन्वेस्टेड 25,200 इनटू इन्वेस्टमेंट। इस सवाल को थोड़ा सा एडिट करता है एग्जामिनर। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इनटू अकाउंट्स। अमाउंट ना देता, 25,200 ना बताता, 25,200 आपको ना बता रहा होता। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता। अब इस पैराग्राफ के बगैर ये सवाल आप सॉल्व ना कर सकते। अब आप अपनी ये वाली स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको रोकनी पड़ती, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कब लगेगी, जब टोटल अमाउंट गिवन हो। तवज्जो करें, मैंने कहां से आगाज किया, मैंने कहां से आगाज किया इस टाइप को हिट करने के लिए। मैंने जहां से आगाज किया, मैं जरा आपको वापस ले चलता हूं, जब टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन हो। अब तो हम कह रहे हैं अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट दे ही ना तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे ही ना तो क्या होगा। उसकी जगह उसने आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी है। क्या? द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% रेट इज 1/10% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। उसने रिलेटिव टर्म बनाने के लिए इस टेक्निक की बजाय कि एक को एक्स रखें तो दूसरे को टोटल में से माइनस करें, टोटल तो उसने दिया ही नहीं, फर्ज किया। तवज्जो करें, टोटल तो उसने आपको दिया ही नहीं, अननोन है। एन को मैंने 5% पे हमने अज्यूम किया एक्स है, बल्कि उसने खुद ही कहा द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% इज 1/10 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। वो कहता है अगर आपने 5% पर 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो फिर 10% पर 110 इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट की जो रिलेटिव रेशो है ये एग्जामिनर ने खुद दे दी। अब आपको क्या कह रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट की रिलेटिव रेशो है ये एग्जामिनर ने आपको खुद दे दी, ठीक है। अब क्या करें, रिलेटिव रेशो चाहिए 100 110। इधर तवज्जो करें, अगर ये 100 5% पर तो 10% पर कितना 110, तो रेशो क्या बनी, अगर ये 1 तो ये 1.1, एक ही बात है ना। आप 100 और 110 यूज करना चाहें उसमें भी कोई एतराज नहीं, ना मैथमेटिक को एतराज है ना उस कैलकुलेटर को एतराज है जिससे आपने इसका आंसर लेना है बाद में। ओके नाउ अब कैसे सोचें, अगर इधर x तो इधर 1.1x, माइनस वाला चक्कर खत्म, बिकॉज रिलेटिव रेशो एग्जामिनर ने खुद दे दी है। तो ठीक है, ओके इक्वेशन क्या बनाऊं, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 5,760 p x और 5% n3 PRN प्लस p 1.1x और 10% n3
इज इक्वल टू 5760। बड़ी अहम बात हो रही है। रिलेटिव रेशो एग्जामिनर ने खुद दे दी थी। रिलेटिव रेशो एग्जामिनर ने खुद दे दी थी। किधर दे दी थी? ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया, ये दे दी थी। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% रेट is 1/10 of the amount invested at 5%। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर 5% पे एक इन्वेस्ट किया है तो 10% पे 1.1 इन्वेस्ट किया है, या अगर उधर 100 इन्वेस्ट किया है तो इधर 110 इन्वेस्ट। आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, 1 and 1.1 आप लिखें 100 110, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। कोई बच्चा ऐसे लिखे 100x इंटू 0.05 इंटू 3 प्लस 110x इंटू 0.1 इंटू 3 इज इक्वल टू 5760। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। रेशो है ना, रेशो रेशो रिलेटिव टर्म से फर्क कुछ नहीं पड़ता। हमने जिस दिन रिलेटिव टर्म को समझ रहे थे, हमने एक बात की थी। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा घर, हम डिस्टेंस पूछे थे, बेटा आप कितनी दूर से आते हैं? कहते सर मैं इसके घर से 10 किलोमीटर आगे से आता हूं। बात खत्म हो गई, रिलेटिव टर्म आ गया। अच्छा फर्ज किया उस पहले वाले बच्चे से पूछते तो वो क्या कहता? अगर उसने रिलेटिव भी देनी है तो वो क्या कह रहा था? वो कहता सर इसका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर पहले आ जाता है। वो बाद में कह रहा था, ये पहले कह रहा था। बात तो एक ही है। रिलेटिव गुफ्तगू तो किसी भी तरह हो सकती है। तो अब आपने इससे परेशान नहीं हो जाना। रिलेटिव गुफ्तगू के ऊपर आज हम शायद दूसरा तीसरा लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, इसको तवज्जो से सुने। मैंने देखें इस क्वेश्चन को दोनों तरह से सॉल्व किया। अगर वैसे तो यहां एग्जामिनर ने हमें 2500 बताया हुआ है तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी पर रहे और हमने उससे सॉल्व कर दिया। लेकिन मेरे ध्यान में ख्याल है कि यार अगर ये 25,000 इस क्वेश्चन में ना भी गिवन होता तो भी सॉल्व हो जाना था। अच्छा जी कैसे? देखिए हमने अब 25,000 को कहीं यूज नहीं किया, 25,200 कहीं यूज नहीं किया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जी। डालिए इसको कैलकुलेटर में, शाबाश। क्या जी? x ओके अल्फा x इंटू 0.05 इंटू 3 प्लस 1.1 अल्फा x इंटू 0.1 इंटू 3 इक्वल टू 5760। शिफ्ट सॉल्व इक्वल x is 12,000। सेम आंसर। सो अगर x 12,000 है तो बाकी का कितना है? अब बाकी का नहीं अभी हम निकाल सकते बिकॉज टोटल तो गिवन नहीं। हाँ कैसे निकालें? अगर ये x है तो ये 1.1 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 13,200। अब हमें पता चल गया, ओहो टोटल अमाउंट थी 25,200। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप जितना क्वेश्चन अच्छी तरह समझेंगे उतना ही आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ये शायद इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे टफ क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सिखाया, सो दैट आपके जहन में एक आइडिया जनरेट हो जाए कि यार ये काम कैसे होना है, इसको हमने कैसे करना है। ओके नाउ देखिए, A lent rupees 2,500 to B and a certain sum to C at the same time at 7%.
If after 4 years A altogether receive 1120 as an interest from B and C, आसान सवाल है, then the sum lent to C is, अब ये सवाल थोड़ा सा उससे हट गया, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वो कहता है जी अगर ए के पास उसने एक अमाउंट 2500 रुपया बी को उधार दे दिया और कुछ अमाउंट सी को दे दी, बाकी की नहीं कुछ, अब टोटल नहीं गिवन। वो कहता है ए को 2500 दिए, बी को 2500 दिए, सी को भी दिए, पता नहीं कितने दिए। वो कहता है लेकिन एक बात है, 4 साल के बाद दोनों से इंटरेस्ट 1120 कमाया है। क्या मतलब? इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 1120। पहली इन्वेस्टमेंट पी 2500 आर किस रेट पर? 7%, 0.07। कितने अरसे के लिए? 4। PRN प्लस दूसरी इन्वेस्टमेंट कोई पता नहीं कितनी, X इंटू R 0.07 इंटू X 4 इज इक्वल टू 1120। कहानी खत्म। गेट द आंसर ऑफ X फ्रॉम कैलकुलेटर। समझ गए ना बात? ये उससे ज्यादा आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। ओके, एक्सिस 1500 आ जाएगा आपका। सो यहां तक के एरिया से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर था ये तकरीबन इख्तिताम को हो गया है। तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए बोल रहे हैं, जब तक हम फाइनेंस पढ़ेंगे चीज़ों में रीइंफोर्समेंट आती जाएगी। फाइनेंस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आपने AFC में अभी अकाउंटिंग पढ़नी शुरू नहीं की, फाइनेंस पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि घर से आप अकाउंटेंट बनने निकले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आए आप, अकाउंटेंसी आपका कोर सब्जेक्ट है, लेकिन अभी AFC में आपने अकाउंटेंसी शुरू नहीं की, फाइनेंस शुरू हो गया। एंटिल CA फाइनल आप अभी फाइनेंस पढ़ते रहे। हम आज तक जिंदगी में फाइनेंस पढ़ भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं। तो इसलिए फाइनेंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्रिक्ट होकर उनके ऊपर तवज्जो कर, कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाना है। कॉन्सेप्ट को ग्रिप में, जब ये कॉन्सेप्ट ग्रिप में आ जाएंगे फिर इनका एक डिफिकल्टी लेवल, एक इससे थोड़ा सा ऊपर वाला भी हम बिल्ड करेंगे 1 by 1। इसलिए अभी सबसे पहला काम क्या करना है, बेसिक नोट्स के क्वेश्चन के ऊपर रहना, इससे बाहर नहीं निकलना। अभी फॉर द टाइम बिंग आपने ICAP का क्वेश्चन बैंक भी नहीं सॉल्व करना। ICAP का कंप्लीट 100% क्वेश्चन बैंक मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, फाइनेंस में जरूर, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए उससे भी आपने अभी कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग करनी है हमें। 3 4 5 लेक्चर तो हमें चाहिए होते हैं कि आपका मिजाज थोड़ा सा फाइनेंस के मुताबिक लाएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे। तो हमारा एक चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, एक पोर्शन कहना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि 50% ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया, नहीं। जितना कुछ हमने फाइनेंस में पढ़ना था शायद उसका 20% हमने पढ़ा है, 15 to 20% अभी हमने पढ़ा। ठीक होगी बात? तो आज हमने देखा कि टोटल इन्वेस्टमेंट देकर कैसे बात होगी, इस तरह का कुछ थोड़ा सा हमने जिक्र किया। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, यहाँ से अगले लेक्चर में कल चलेंगे इंशाल्लाह ताला। कल आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, द मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, एक वर्ड और मैं बोलता हुआ चला जाऊँ, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये हमें आज हमारी जिंदगी में इधर उधर इतना ज्यादा अप्लाई होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की स्लाइड 1 में मैंने लिखा था ये कहाँ इस्तेमाल होता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 15 दिन के लिए कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हम 5 साल 8 साल 10 साल इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ अमूमन सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आज रियलिटी में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं, साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि सारी हिस्ट्री आप ऐसे ही पढ़ते हैं ना। जब आप साइंसेस पढ़ रहे थे तो वो थ्योरीज भी पढ़ रहे थे जिसके बाद आगे कहते थे कि फलां साइंसदान ने आकर इसको गलत साबित कर दिया, तो भाई अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? नहीं, इल्म हासिल करने का यही तरीका होता है, हम उसी तरह से पीछे से इल्म को हासिल करते हुए आगे आते हैं और फिर एक नया इल्म हमारा मुंतज़िर होता है।
तो इसी तरह से इसमें से बेतहाशा एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में घर से बाहर निकलें तो ये इतना ज़्यादा आज हमें इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। क्या नज़र आ रहा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कल आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।